हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो स्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, आज की वीडियो तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ में कल की वीडियो जो आएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ओके, तो वीडियो को देखते रहें, कंप्लीट देखें और आगे की सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ग्रुप द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स। देखो, क्वेश्चन पहले अच्छे से समझो क्या है, उसके बाद में आंसर करेंगे। ओके, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि नाइट्रोजनस बेसिस और न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से हैं ये बताने हैं। नीचे दिए गए हैं एडेनिन, साइटिडीन, थाइमिन, ग्वानोसिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। ओके, देखो नाइट्रोजनस बेसिस आपने पढ़े हैं, मैंने भी पहले पढ़ाए हुए हैं वीडियोस में। क्या थे नाइट्रोजनस बेसिस बताओ? ए, टी, जी, सी। और आरएनए के केस में क्या था? यू। ओके, ये थे हमारे पास में नाइट्रोजनस बेसिस। तो इनमें से नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से हैं? एडेनिन, थाइमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्वानिन होता तो ग्वानिन भी नाइट्रोजनस बेसिस में ही लिखा जाता। ओके, अब न्यूक्लियोसाइड्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? आप लोगों को अगर याद हो तो न्यूक्लियोसाइड का जब मैं करवा रही थी कंसेप्ट तो मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में एक ही डिफरेंस होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा अटैच। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होगा, जबकि न्यूक्लियोटाइड्स के केसेस में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ओके, तो यहाँ पे कौन से आ जाएंगे? साइटिडीन एंड ग्वानोसिन। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स में आप लोगों को क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? है इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के पास में 20% ऑफ साइटोसिन है। मैं वापस से बोल देती हूँ एक बार, अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के पास में 20% साइटोसिन है तो कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन द डीएनए। एडेनिन की परसेंटेज को काउंट करना है डीएनए के अंदर। ओके, देखो 4 ग्राफ रूल क्या होता है? 4 ग्राफ रूल में क्या होता है? प्यूरिन का रेशो इक्वल होगा और पिरामिडीन्स का रेशो इक्वल होगा। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि प्यूरिन्स होते हैं Ag और पिरामिडीन्स होते हैं Ct। ठीक है, पिरामिडीन्स होते हैं Ct, साइटोसिन एंड द थाइमिन, और प्यूरिन्स होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, अब साइटोसिन की हमें 20% दी गई है। साइटोसिन की जो अमाउंट है वो 20% दी गई है। आपको पता है कि AT इक्वल होते हैं, A इज इक्वल टू T एंड G इज इक्वल टू C। यहाँ पे C की है अपने पास में 20%। ओके, तो G की वैल्यू भी तो 20% ही होगी ना। G की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 20% होगी। ठीक है, यहाँ पे G की वैल्यू क्या होगी? 20% होगी। अच्छा, ये चीजें बच गई हैं बाद की। ये दोनों 40% हैं, G और C 40% हैं, तो बाकी के बचे हुए ये होंगे 60%। मतलब ये भी 30% होगा और T भी 30% होगा। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से समझ लो। 4 ग्राफ रूल क्या कहता है? डीएनए मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू हैव an इक्वल रेशियो ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स। ठीक है, प्यूरिन्स और पिरामिडीन का इक्वल रेशियो होता है N। ओके, परसेंटेज ऑफ एडिनोसिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थाइमिन। मतलब क्या है? A इज इक्वल टू T। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है? एडोनिसिन A इज इक्वल टू C। साइटोसिन और एडिनोसिन का भी इक्वल होता है, मतलब ATGC सबका इक्वल होगा आपस में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ इफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैव 20% ऑफ साइटोसिन इट शुड हैव 20% ऑफ ग्वानिन, क्योंकि G इज इक्वल टू C होता है। ठीक है, देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ G प्लस में परसेंटेज ऑफ C इज इक्वल टू 40%। 20% इसका प्लस में 20% इसका, टोटल हो गया 40%। ठीक है, अब क्या बच गया अपने पास में? A और T बच गया है।
और इसका टोटल होगा 60%। जाहिर सी बात है कि टी का कितना होगा 30% और ए का कितना होगा 30%। ए और टी का होगा 30-30%। ठीक है, तो एडेनोसिन के यहाँ पे है 30%। ओके, यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू दी गई हो और आपको किसी का भी पूछा जाए, आप ये चीजें ध्यान रखना। आपको क्या याद रखना है कि A इज इक्वल टू टी होता है, G इज इक्वल टू सी होता है। ठीक है, अब सपोज करो आपको थाइमीन की दी गई है, थाइमीन की जो भी अमाउंट दी गई है तो आप उसके बाद में इसकी निकाल दोगे। इसकी 30% दी गई है तो एडेनिन की भी 30% होगी। ठीक है, अब ये दोनों टोटल हो गई 60%, बाकी की कितनी बची 40%। तो जी और सी कितना होगा अपने पास में 20-20%। ठीक है, टोटल हो गया 100%। तो ऐसे करके आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इफ द सीक्वेंस ऑफ द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज, अगर एक स्ट्रैंड डीएनए का उसकी सीक्वेंस दी गई है, सीक्वेंस कुछ इस तरीके से लिखी हुई है कि 5 से शुरू होता है और क्या है ATGC। ठीक है, ATGC ATGC ये ऐसे रिपीट हो रहा है 5 एंड टू 3 एंड। यहाँ पे देखो क्योंकि पोलैरिटी अपोजिट होती है। ठीक है, अब देखो, अब हमें सीक्वेंस लिखनी है। दूसरा पार्ट इसमें देखो क्या है, ये तो सीक्वेंस दी हुई है, लिखना क्या है हमें, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन द 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन। हमें क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिखनी है स्ट्रैंड की। ओके, देखो क्या था, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं तो क्या होगा 5 टू 3 लिखना है, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्योंकि ए टी पेयर बनाते हैं। ठीक है, और टी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि पेयरिंग होती है ए टी की। अब जी के साथ में सी आ जाएगा, अगर यहाँ पे जी लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं सी लिख दूंगी। ठीक है, अगर सी लिखा हुआ है तो मैं जी लिख दूंगी, अगर ए लिखा हुआ है तो टी लिख दूंगी। तो ऐसे करके क्या होगा, जो भी अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री हमें बताने हैं, ए का है अगर सीक्वेंस में तो हम यहाँ पे टी लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे जी है तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे, अगर यहाँ पे सी है तो हम यहाँ पे जी लिख देंगे, और अगर यहाँ पे टी है तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। अब ये वाली जो सीक्वेंस होगी स्टूडेंट्स, ये होगी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। अब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आप लोगों को अच्छे से निकालना आ गया, चाहे बेस पेयर कुछ भी लिखा हो, उसके साथ में जिसकी पेयरिंग होगी वो हम उसकी जगह पे लिख देंगे। ठीक है, अब इनको ऑपोजिट लिख के दिखाना है। अगर यहाँ पे हमें ये ऑपोजिट लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 टू 5 चल रहा था काम, अब 5 टू 3 क्या करेंगे हम लोग, आप लोग बताओ क्या करोगे। जो 3 वाला है यही उठा के इस डायरेक्शन में लिखना शुरू कर देना है। जो भी ऐसे लिखी हुई थी अभी सीक्वेंस, उसको हमें अब ऐसे वाली सीक्वेंस में लिख देना। देखो टी था, टी को हमने उठा के यहाँ लिख दिया, ए था, ए को उठा के यहाँ कर दिया, उसको इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ऐसे सीक्वेंस थी, अब हमने क्या किया, हमने उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसको उल्टा करके लिख दिया। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री में हमने पेयरिंग देखी थी कि किसकी किसके साथ में पेयरिंग बनती है, और वो जो पेयर था हमने वो लिखा था। ओके, और अगर पोलैरिटी चेंज कर देते हैं तो वापस से वो जो ऐसे लिखा हुआ था ना, उसी को हम उसका एंड पकड़ के उसी को हम स्टार्ट कर देंगे लिखना। ठीक है, अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। इफ द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो अब अगर सीक्वेंस दी गई है कोडिंग स्ट्रैंड की एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, क्या है वो सीक्वेंस, ATGC ATGC। ठीक है, ऐसे करके 5 टू 3 डायरेक्शन में ये लिखी हुई है। ठीक है, तो राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA, mRNA की सीक्वेंस को लिखना है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। 5 टू 3 डायरेक्शन में लिखा हुआ है, ये सेम हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद में देखो, द सीक्वेंस विच कोड फॉर नथिंग इज सेम एज द mRNA एक्सेप्ट दैट इन mRNA यूरासिल इज रिप्लेस्ड बाय द थाइमीन। यूरासिल किससे रिप्लेस हो जाएगा, थाइमीन से। मतलब थाइमीन की जगह पे हम लोग यूरासिल लिख देंगे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं mRNA की, और आपको पता है कि RNA के केस में यूरासिल प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिखना शुरू करो इस सीक्वेंस को। चलो, जिसको भी समझ में आ गया वो लिख के दिखाओ एक बार।
ए एज इट इज होगा, टी की जगह पे क्या आएगा, यूरासिल आ जाएगा यू। जी ऐसे की ऐसे ही होगा, सी ऐसे की ऐसे ही होगा, ए टी की जगह पे फिर से यूरासिल आ जाएगा, जी सी ए टी की जगह पे यूरासिल एंड द जी सी। ठीक है, ये होगी एमआरएनए की सीक्वेंस। क्या हुआ है कि सीक्वेंस जो भी लिखी हुई है टी को रिप्लेस कर देंगे बाय द यूरासिल। ओके, तो वो हो गई एमआरएनए की सीक्वेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? विच प्रॉपर्टी ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स लेड वॉटसन एंड द क्रिक टू हाइपोथेसिस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? ऐसी क्या चीजें थी, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज थी जिनकी वजह से जो वॉटसन एंड क्रिक थे, जिन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, तो उन्होंने ये चीजें बताई थी कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है डीएनए का, वो किस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बताया गया। ठीक है, देखो क्या हुआ था। वॉटसन एंड क्रिक नोटेड दैट द टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। सबसे पहले तो यही है कि दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट होती है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब दोनों स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री? यहाँ पे देखो, ये क्या है, एंटी पैरेलल है। अब यहाँ पे अगर ए होगा तो यहाँ पे टी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जी होगा तो यहाँ पे सी होगा, तो ये एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, विच फैसिलिटेट्स each strand to serve as a template to synthesize a new strand। ये जो कंडीशन होगी, जो कॉम्प्लीमेंट्री वाली कंडीशन होगी, ये क्या करेगी, मतलब हर स्ट्रैंड अब टेम्पलेट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, और एक नया स्ट्रैंड बना सकता है। क्या होगा ना कि जो ये वाला स्ट्रैंड है ये भी एक टेम्पलेट की तरह काम कर सकता है और एक नया स्ट्रैंड बना सकता है, और जो ये वाला स्ट्रैंड है ये भी टेम्पलेट की तरह काम कर सकता है और नया स्ट्रैंड बना सकता है। ठीक है, और आगे देखो क्या था। The double-stranded DNA molecule will have one parental strand and a newly synthesized daughter strand। क्या होगा, अब जो नया बना है उसके अंदर क्या होगा, एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा। ठीक है, सपोज करो ये था पेरेंटल स्ट्रैंड और ये वाला क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। ये है न्यूली सिंथेसाइज्ड, जिसको आप बोल सकते हो डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, ये है डॉटर स्ट्रैंड। Okay, as one parental strand is conserved in each of the daughter molecule। इस बात से आपको क्या समझ में आता है भाई, जब नया देखने को मिला तो आपने ये देखा कि एक जो स्ट्रैंड है वो पेरेंटल है, दूसरा जो स्ट्रैंड है वो नया बना है, मतलब उसको डॉटर स्ट्रैंड बोलेंगे। इस बात से हमें ये पता चलता है कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व्ड होगा। ठीक है, आगे जो भी डॉटर स्ट्रैंड्स बनेंगे उनके साथ साथ में जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स होंगे वो भी कंजर्व्ड होंगे। ठीक है, द मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव। जो ये रेप्लिकेशन का मोड होता है, रेप्लिकेशन से मतलब है डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए की कॉपीज बनना इज नोन एज रेप्लिकेशन। ठीक है, जो ये वाला मोड है रेप्लिकेशन का, जिसमें एक स्ट्रैंड कंजर्व होता है और दूसरा स्ट्रैंड नया बनता है, इसी को बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब होता है आधा, मतलब हाफ। तो यहाँ पे कंजर्वेशन हाफ है, मतलब एक स्ट्रैंड की होगी। ठीक है, अगर फुली कंजर्वेटिव होता तो क्या होता, दोनों ही स्ट्रैंड कैसे होते, या तो डॉटर स्ट्रैंड होते या पेरेंटल स्ट्रैंड रह जाते। ठीक है, उसको फुली कंजर्वेटिव बोला जाता या फिर कंजर्वेटिव बोला जाता। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है कि एक कंजर्व होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेमी कंजर्वेटिव। ओके, अब देखो क्या है, इस बात को अच्छे से समझो। ये क्या है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, ये दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं। यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है ए टी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी सी ए टी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है, मैंने आपको बताया था एक डॉटर स्ट्रैंड बनता है और एक पेरेंटल वाला रह जाता है, तो ये वाला क्या है, यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड है। ठीक है, पेरेंटल स्ट्रैंड, और जो कि कैसा है, कंजर्वेटिव है नेचर में, कंजर्व। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये वाला स्ट्रैंड है, ये कैसा है, ये है डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, द सीक्वेंसेस ऑफ द बेस इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस इज इन द डॉटर स्ट्रैंड। क्या है, सीक्वेंस दी गई है, सीक्वेंस में बेसिस होते हैं। बेसिस कैसे, नाइट्रोजिनस बेसिस ए टी जी सी। ठीक है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड में है उन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आ जाएंगे और वो स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है,
अब देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द टेम्पलेट डीएनए और आरएनए दोनों के केसेस में एंड द नेचर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट, डीएनए और आरएनए से जो भी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज होते हैं उनका नेचर, ठीक है, क्या उनके नेचर होते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको बताने हैं कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेजेस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेजेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेजेस। ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवाने का काम करते हैं। ठीक है, जहां भी पॉलीमरेज वर्ड आ जाए, पॉलीमरेज का मतलब क्या है, पॉलीमरेज का मतलब है पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना। और पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बोलूं तो ज्यादा बेटर होगा। पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, न्यूक्लियोटाइड्स उसके अंदर ऐड होते रहते हैं। ठीक है, पॉलीमरेज का जब भी नाम आए मतलब इसकी एक्टिविटी क्या है, इसका फंक्शन क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का बनाना। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का ऐड कराना, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगी और कंप्लीट एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। ओके, अब देखो ये 2 टाइप के हैं, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस, डीएनए डिपेंडेंट मतलब क्या है, डीएनए पे डिपेंड होगा, और डीएनए पॉलीमरेजेस मतलब डीएनए से डीएनए का बनना। ठीक है, डीएनए से डीएनए की कॉपी का बनना। और दूसरा क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मतलब क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, इसमें क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करेगा। ओके, आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हुआ। अब देखो क्या है, टू सिंथेसाइज अ न्यू स्ट्रैंड, नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के लिए द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज अ डीएनए टेम्पलेट, but DNA dependent RNA template utilize a DNA template strand to synthesize the RNA। मतलब क्या है, डीएनए के टेम्पलेट को यूज किया जाता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज तो क्या बना देगा, डीएनए बना देगा। ठीक है, और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट को यूज करेगा और एमआरएनए आरएनए का सिंथेसाइज कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए के टेम्पलेट को यूज किया और क्या बना दिया, यहाँ पे डीएनए बना दिया। ठीक है, और क्या किया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पॉलीमरेज। ठीक है, उसने क्या किया, टेम्पलेट तो डीएनए का था पर सिंथेसाइज किया इसने आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ did the Hershey's and the Chase differentiate between DNA and protein in their experiment? Hershey Chase experiment आपने सुना होगा, उन्होंने कैसे डिफरेंशिएट किया डीएनए और प्रोटीन के बीच में, उन्होंने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था और उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि कैसे डिफरेंशिएशन करनी है डीएनए और प्रोटीन के बीच में। ठीक है, वाइल प्रूविंग दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और इन्होंने ये भी प्रूव किया बाद में कि जो डीएनए होता है ना वो ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, कैसे, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ द एल्फ्रेड हर्शे एंड द मराठा चेस। 1952 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। ठीक है, उन्होंने किया क्या था, दे वर्क विद द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, इन्होंने वर्क किया वायरस के ऊपर जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उनको बोला जाता है बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरियोफाज उनको बोला जाता है। तो जब भी हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट की बात होगी आपके दिमाग में बैक्टीरियोफेज का नाम आना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है, द बैक्टीरियोफाज अटैचेस टू द बैक्टीरिया, उसके बाद में अटैच हो गया बैक्टीरिया से और जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो बैक्टीरियल सेल में आ जाएगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज अटैच होता है बैक्टीरिया से और जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे आ जाता है, बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, ये है बैक्टीरियोफेज का डायग्राम। देखो क्या है, ये वाला पोर्शन कहलाता है हेड, नीचे वाला ये पोर्शन कहलाता है नेक जिससे हेड का अटैच होता है, और यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, नीचे है इसके टेल फाइबर, ये आप लोगों को दिख रहे होंगे टेल फाइबर। अब देखो हुआ क्या था,
जो मराठा चेज और एल्फ्रेड हर्शे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वायरस को ग्रो किया, मीडियम दिया, वायरस को ग्रो किया किस मीडियम के ऊपर। देखो ये चीजें याद रखना, P32 रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड द S35 ये क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, उन्होंने मीडियम पे ग्रो किया। दो चीजें हैं यहाँ पे, क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जिसको P32 के नाम से जाना जाता है, और रेडियो एक्टिव सल्फर जिसको S35 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या था, देखो, कंटेन्स द रेडियो एक्टिव डीएनए, जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस थे उसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था, जबकि रेडियो एक्टिव प्रोटीन उसके अंदर नहीं था। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीएनए था बट नॉट द रेडियो एक्टिव प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन यहाँ पे नहीं था, तो मैं प्रोटीन को थोड़ा सा कट कर देती हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखो क्या हुआ था, बिकॉज द डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट नॉट प्रोटीन। क्या होता है कि डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, ना कि प्रोटीन प्रेजेंट होता है। भाई ये चीजें देखी गई तभी तो आगे पता चला ना कि डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल। तो पहली चीज तो यही है कि जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होगा वो रेडियो एक्टिव डीएनए के अंदर होगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन के अंदर नहीं होगा। और दूसरी चीज ये थी कि डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है, जबकि प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब देखो रेडियो एक्टिव सल्फर वाला क्या है, कंटेन्स द रेडियो एक्टिव प्रोटीन, इसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था, क्योंकि डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, डीएनए सल्फर कंटेन नहीं करता है, इसीलिए इसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। ठीक है, अब आगे देखो क्या था, रेडियो एक्टिव फाज वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ अटैच कराया गया इसको फाज को, और उसके बाद में इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ। ठीक है, इन्फेक्शन कैसे हुआ, देखो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। क्या होगा, पहला इन्फेक्शन होगा, दूसरा ब्लेंडिंग होगा और तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ, कैसे हुआ, फाज को अटैच किया गया ई कोलाई बैक्टीरिया से। ठीक है, उसके बाद में ब्लेंडिंग क्या होती है, ब्लेंडिंग का मतलब होता है द वायरल कोट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। ब्लेंडिंग में आपको पता है कि ब्लेंडर किया जाता है, ब्लेंडर क्यों किया जाता है, ताकि जो वायरल कोट्स हों वो रिमूव हो जाए। ठीक है, बैक्टीरिया की वायरल कोट्स को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, इनको ब्लेंडिंग किया जाता है। ठीक है, एजिटेट का मतलब होता है कि हाई स्पीड पे रोटेट करना, घुमाना। ठीक है, इन अ ब्लेंडर के अंदर द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। क्या था, वायरस पार्टिकल्स सेपरेट हो गए थे बैक्टीरिया से जब स्पिनिंग कराई गई सेंट्रीफ्यूज में। ठीक है, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद द वायरस, जो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड थे वायरस के साथ में, दैट हैड द रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव, मतलब जो इन्फेक्टेड थे वायरस के साथ में बैक्टीरिया, उनके पास में तो रेडियो एक्टिव डीएनए था। ठीक है, जो क्या इंडिकेट कर रहा था, द डीएनए वॉज द जेनेटिक मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया। क्या था, वायरस से बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हुआ है जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, और वो जेनेटिक मटेरियल क्या था, वो था डीएनए। ओके, वो था डीएनए। द बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स वर नॉट रेडियो एक्टिव। ये क्या दिखाता है, ये क्या इंडिकेट करता है, दैट द प्रोटीन डिड नॉट एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल। वायरस से बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन का ट्रांसफर नहीं हुआ, प्रोटीन नहीं गया बैक्टीरिया के अंदर, जबकि डीएनए गया था। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि वायरस से बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया में प्रोटीन्स नहीं गया, प्रोटीन्स का ट्रांसफर नहीं हुआ, तो प्रोटीन नहीं था। ठीक है, अब देखो क्या है, अच्छे से समझना। यहाँ पे देखो आप लोग, बैक्टीरियोफेज यहाँ पे क्या था, S35। ठीक है, रेडियो एक्टिव S35 सल्फर का लिया गया है, और दूसरा क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32। ठीक है, यहाँ पे लेबल किया गया है डीएनए और यहाँ पे लेबल किया गया है प्रोटीन।
ओके अब देखो सबसे पहला काम था इन्फेक्शन, मतलब जो फाज थे उनका बैक्टीरिया के साथ में अटैच करवाना और उनका इन्फेक्शन को प्रोसीड करना, ठीक है। दूसरा काम था ब्लेंडिंग, मैंने आपको बताया था कि ब्लेंडिंग में वायरल कोट्स जो होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। वायरल कोट्स रिमूव हो गई। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हुआ, वायरस पार्टिकल्स बैक्टीरिया से अलग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं थोड़ी सी, जो लास्ट में रिजल्ट लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। क्या है, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सेल्स, जिनके पास में S35 था, रेडियो एक्टिव सल्फर था, उनकी कोई एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई, कोई भी रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट में ही रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, रेडियो एक्टिविटी फॉस्फोरस 32 डिटेक्ट हुई है सेल्स में। क्यों डिटेक्ट हुई है, क्योंकि जो डीएनए है वो कंटेन करता है फॉस्फोरस को, ठीक है। डीएनए के अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, और ये फॉस्फोरस क्या किया, जो वायरस पार्टिकल्स थे, वायरस से बैक्टीरिया के अंदर चला गया, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, ठीक है। नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट का मतलब क्या होता है, सुपरनेटेंट का मतलब होता है बचा कुचा। अब बचा कुचा बचता तो जब ये आगे ट्रांसफर नहीं होता। देखो क्या था, S35 बच गया था सुपरनेटेंट में, नीचे आ गया, ठीक है, जबकि फॉस्फोरस 32 प्रेजेंट नहीं था सुपरनेटेंट में, क्योंकि वो आगे पास हो गया था बैक्टीरिया में, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द फॉलोइंग, रिपीटेटिव डीएनए एंड द सैटेलाइट डीएनए, ये अपना फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड होगा एमआरएनए एंड द टीआरएनए, और थर्ड होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द कोडिंग स्ट्रैंड। वन बाय वन करके इसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्या है रिपीटेटिव डीएनए, देखो क्या होता है, दे आर द डीएनए सीक्वेंसेस कंटेनिंग स्मॉल फ्रेगमेंट्स रिपीटेड सेवरल टाइम्स, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि रिपीट होते हैं सेवरल टाइम्स, मतलब काफ़ी बारी रिपीट होते हैं, इसीलिए इसको रिपीटेटिव डीएनए बोला जाता है, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, दे आर द रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस कंटेनिंग हाईली रेपिटेटिव डीएनए, इसके अंदर हाईली रिपीट होने वाला डीएनए होता है, इसको बोला जाता है सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। जबकि रेपिटेटिव वाले में स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं, ओके। वेरी करता है लेंथ में, वेरी इन लेंथ फ्रॉम सेवरल बेस पेयर्स टू 100 एंड थाउजेंड्स, मतलब वेरी करेगा, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, या फिर कुछ बेस पेयर भी हो सकते हैं। लेकिन इसके केस में क्या होता है, शॉर्टर इन लेंथ, ये छोटे होते हैं लेंथ में, अप्रोक्सीमेटली 100 बेस पेयर्स के अराउंड ये होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इनके अंदर देखो डिफरेंस क्या है, थर्ड डिफरेंस है इनके अंदर, कैन बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द बल्क डीएनए बाय द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से इनको सेपरेट किया जा सकता है बल्क डीएनए से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है बल्क डीएनए, ठीक है, यहाँ पे है बल्क डीएनए, और क्या है बीच बीच में क्या है, रेपिटेटिव डीएनए है, तो इनको सेपरेट कर दिया जाएगा बाय द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके, बिकॉज ऑफ विच दे अपीयर एज लाइट बैंड्स, और जब सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा उसके बाद में ये कैसे अपीयर होंगे, एज द लाइट बैंड, ओके। और जबकि सैटेलाइट डीएनए के केस में क्या है, can be segregated from the bulk DNA through the density gradient centrifugation, because of which they appear as the dark band and small peaks। क्या होता है, जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं वो डार्क बैंड्स की लास्ट में क्या होते हैं, वो डार्क कलर के बैंड्स दिखते हैं, ठीक है, ये डार्क कलर के बैंड्स दिखते हैं, जबकि रिपीटेटिव वाले कैसे होंगे, लाइट बैंड्स होंगे। यही इनके बीच में डिफरेंस है, दोनों को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से सेपरेट किया जा सकता है फ्रॉम द बल्क डीएनए, ओके। अब नेक्स्ट डिफरेंशिएशन देखो क्या है, एमआरएनए और टीआरएनए के बीच में करना है। अब mRNA stands for the messenger RNA और tRNA stands for the transfer RNA, okay। The messenger RNA serves as a template for the transcription process। transcription process में
mRNA क्या होता है? mRNA सर्व होता है एज अ टेम्पलेट, मतलब mRNA इज एज अ टेम्पलेट की तरह काम करता है, ठीक है। जबकि tRNA क्या है? द ट्रांसफर RNA सर्व्स एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल कैरिंग अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड टू द mRNA। देखो ये mRNA है और tRNA क्या करेगा? ये है tRNA। tRNA क्या करेगा? अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा mRNA के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड्स को ले आएगा, तो ये लाने का काम कौन करवाएगा? tRNA। जैसे कि नाम ये ट्रांसफर RNA, मतलब ये किसी चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, और ट्रांसफर क्या हो रहा है? अमाइनो एसिड्स, ठीक है। टू सिंथेसाइज द पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करने के लिए, ओके। mRNA कैसा होता है दिखने में? लीनियर शेप्ड होता है, ऐसा सा होता है। जबकि ये कैसा होता है? tRNA ये होता है इन्वर्टेड एल शेप, ऐसा कुछ होता है, ये होता है इन्वर्टेड एल शेप, देखो ऐसा सा कुछ देखने को मिलता है। और क्लोवर लीफ लाइक, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसका वो होगा क्लोवर लीफ लाइक, जबकि इसके अंदर इसका टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा होगा? इन्वर्टेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड एल नॉट लीफ, क्लोवर लीफ अलग है और इन्वर्टेड एल लाइक अलग है, ठीक है। ये दोनों मतलब स्टेजेस के हिसाब से बता रखे हैं, ओके। अब देखो थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या है? गेट्स अटैच्ड टू द राइबोसोम ओनली, ये राइबोसोम से अटैच होता है। mRNA क्या होगा? राइबोसोम से अटैच होगा, यहाँ पे mRNA होगा, ये mRNA है, यहाँ पे राइबोसोम है। एक लार्जर है सब यूनिट इसकी, और एक यूनिट कैसी है इसकी? स्मॉलर है, ओके। और ये वाला क्या है? गेट अटैच एट वन एंड टू द राइबोसोम एंड अदर एंड टू एन अमाइनो एसिड, मतलब एक तरफ में तो राइबोसोम होगा और दूसरी तरफ में अमाइनो एसिड होगा, ठीक है। ये tRNA के केस में बोल रही हूँ मैं, ओके। नेक्स्ट डिफरेंस है टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द कोडिंग स्ट्रैंड, इनके बीच में डिफरेंस बताना है। देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर द mRNA सिंथेसिस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में mRNA का सिंथेसिस होना, ये क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड करवाता है, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड करवाएगा mRNA का सिंथेसिस ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, ओके। जबकि कोडिंग स्ट्रैंड में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है? एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड का क्या है? 5' to 3' इसकी डायरेक्शन है, 5 to 3, ठीक है। और जबकि टेम्पलेट की क्या है? 3 to 5, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना। 5' to 3' वाला जो होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड होगा, और टेम्पलेट स्ट्रैंड की क्या डायरेक्शन होगी? 3' to 5', ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question number 9th, list the two essential roles of the ribosome during translation. ट्रांसलेशन के ड्यूरिंग जो राइबोसोम के रोल्स हैं वो बताने हैं, ठीक है। राइबोसोम होता क्या है पहले ये समझ लो। राइबोसोम आर द साइट्स वेयर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अकर, प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम्स पे होता है, ठीक है। फ्रॉम इंडिविजुअल अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स को लेके आते हैं, कौन लेके आएगा? tRNA। ये mRNA की चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन पूरी बन जाएगी और सेपरेट हो जाएगी, और ये क्या करेगी आगे? फिर ये प्रोटीन बना देगी, ठीक है। जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वो ये प्रोटीन के लिए कोड करेगी, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ द टू सब यूनिट्स, दो सब यूनिट्स होती हैं। लार्जर सब यूनिट सर्व्स एज एन अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, अमाइनो एसिड जिस साइट से बाइंड होते हैं वो होती है लार्जर सब यूनिट, ठीक है। बड़ी वाली यूनिट से बाइंड हो जाएंगे अमाइनो एसिड। वेयरएज द स्मॉलर सब यूनिट अटैचेस टू द mRNA, जो छोटी वाली यूनिट होगी वो mRNA से अटैच होगी, जबकि जो बड़ी वाली यूनिट होगी वो किससे अटैच होगी? वो होगी अमाइनो एसिड से बाइंड, ठीक है। अब देखो क्या है? फॉर्मिंग अ प्रोटीन, प्रोटीन का फॉर्म हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है। प्रोटीन फॉर्मेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है। लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हैज टू डिफरेंट साइट्स, दो डिफरेंट साइट्स होती हैं टू अटैच टू tRNA, tRNA से अटैच होने के लिए। और ये क्या फैसिलिटेट करती है? अमाइनो एसिड टू कम क्लोजर फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या करेंगे? अमाइनो एसिड्स जुड़ते चले जाएंगे और वो अमाइनो एसिड्स पास पास जुड़ेंगे ताकि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, ठीक है। ऑल्सो द राइबोसोम behave as a catalyst for the formation of the peptide bond,
अब देखो अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड ऐसे ही पड़े हुए हैं, अब इनके बीच में पहले बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो कैसे जो राइबोसोम है वो कैसे एक्ट करेंगे, कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करेंगे इनकी बॉन्डिंग करवाने में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, 23S RNA एक्ट एज अ राइबोजाइम इन बैक्टीरिया। जो 23S RNA होता है, RRNA राइबोजाइम RNA, ठीक है। तो ये कैसे एक्ट करता है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, मतलब एक्टिविटी को आगे प्रोसीड करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10th। इन द मीडियम वेयर द ई कोलाई वाज ग्रोइंग लैक्टोज वाज एडेड। लैक्टोज को ऐड किया गया जिस मीडियम में ई कोलाई ग्रो कर रही थी, ठीक है। विच इंड्यूस्ड द लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन को इसने इंड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे इंड्यूसर का काम कौन कर रहा है, लैक्टोज। तो लैक्टोज इज द इंड्यूसर, ठीक है, याद रखना। इंड्यूसर का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी को आगे क्या कर देना, मतलब कोई भी प्रोसेस को आगे एक्टिवेट कर देना, ठीक है, एक्टिव बना देना, स्विच ऑन कंडीशन, ओके। देन व्हाई डज द लैकोपेरॉन शट डाउन आफ्टर सम टाइम एडिशन ऑफ द लैक्टोज इन द मीडियम। लैक्टोज का जब एडिशन होता है मीडियम में तो जो लैकोपेरॉन होता है वो शट डाउन, वो बंद क्यों हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंप्राइजेस ऑफ द 3 एडजेसेंट स्ट्रक्चरल जीन। पहले ना आप लैकोपेरॉन समझने से पहले आप इसकी यूनिट समझो, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो होता क्या है, लैकोपेरॉन में क्या होता है, लैकोपेरॉन कंसिस्ट ऑफ प्रोमोटर जीन होती है, इसके पास में ऑपरेटर जीन होती है और इसके पास में रेगुलेटर जीन होती है, ठीक है। और इन्हीं को बोला जाता है लैकोपेरॉन, क्योंकि लैकोपेरॉन इन्हीं से बना होता है, ठीक है। लैक्टोज सर्व्स एज इंड्यूसर। लैक्टोज कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, इंड्यूसर की तरह, ठीक है। इन द लैकोपेरॉन विच बाइंड टू द रिप्रेसर। क्या होगा, लैकोपेरॉन बाइंड होगा रिप्रेसर से और इनएक्टिवेट कर देगा। रिप्रेसर से बाइंड हुआ और इसको इनएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में फिर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो जाएगा प्रोमोटर रीजन पे और आगे क्या होगा, ट्रांसक्राइब का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ प्रोमोटर रीजन पे, ठीक है। उसके बाद में जो स्ट्रक्चरल जीन्स थी वो एक्सप्रेस करा उन्होंने, मतलब क्या है, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड हो गया, ठीक है। लैक्टोज इज मेटाबोलाइज्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एंजाइम। एंजाइम की एक्शन की वजह से जो लैक्टोज था वो मेटाबोलाइज हो गया और मेटाबोलाइज हुआ उसके बाद में वो किस में ब्रेक हो गया, वो ब्रेक हो गया गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में, ठीक है। लैक्टोज जो था, लैक्टोज ब्रेक डाउन इनटू गैलेक्टोज एंड द ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, लेटर ऑन द लेवल ऑफ इंड्यूसर डिक्रीज्ड एज द एंजाइम completely metabolized them। जब एंजाइम ने completely मेटाबोलाइज कर लिया तो जो लेवल था इंड्यूसर का, मतलब लैक्टोज का, वो डिक्रीज होने लग गया, ठीक है। देम विच रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ द रिप्रेसर। देखो हुआ क्या था, रिप्रेसर था, रिप्रेसर है, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूसर आया, इसने रिप्रेसर की एक्टिविटी को खत्म कर दिया, मतलब स्टॉप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी रिप्रेसर की स्टॉप हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्ट्रक्चरल जीन्स होंगी वो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है, एंड द ट्रांसलेशन प्रोसेस आगे चलेगा। लेकिन क्या हुआ, जब इसके अंदर अमाउंट डिक्रीज होने लगी लैक्टोज की तो क्या हुआ, सिंथेसिस फिर से स्टार्ट हो गया रिप्रेसर का, ठीक है। रिप्रेसर का सिंथेसिस स्टार्ट हो गया फ्रॉम द रेगुलेटर जीन, ठीक है। दस द रिप्रेसर बाउंड टू द ऑपरेटर रीजन और रेस्ट्रिक्ट करता है फिर ये आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब होने से। देखो आगे बहुत अच्छे से समझो क्या है, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप लोग इस बात से समझ जाओगे इसको देख के डायग्राम को। क्या है देखो, यहाँ पे है अपने पास में लैक आई, ये क्या है, लैक आई इज इंड्यूसर, ठीक है। यहाँ पे लैक आई इज व्हाट, लैक आई इज इंड्यूसर। देखो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ प्रोमोटर रीजन पे, ठीक है, और यहाँ पे इसने जो एक्टिविटीज थी वो स्टार्ट हो गई है, ओके। एक्टिविटीज कैसी, एक्टिविटीज होंगी ट्रांसक्रिप्शन की एंड द ट्रांसलेशन की, ओके। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आगे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, इनहिबिटर, इनहिबिटर बोले तो रिप्रेसर,
रिप्रेसर आके अगर बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर रीजन पे, तो क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होने वाला था वो नहीं होगा अब। ठीक है, मतलब क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर और इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, जब प्रेजेंस होगी, इंड्यूसर की प्रेजेंस होगी तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, लेकिन जब एब्सेंस होगी तो क्या होगा, ये आगे ट्रांसक्राइब नहीं होंगे और ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको नेगेटिव रेगुलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। प्रोमोटर, टीआरएनए और एक्सॉन, इनके फंक्शंस बताने हैं। देखो प्रोमोटर क्या है, द सेक्शन ऑफ डीएनए, ये डीएनए का वो सेक्शन होता है जहाँ पे दैट एड्स इन द इनिशिएटिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ये वो एक डीएनए का सेक्शन होता है जहाँ से इनिशिएट होगा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। ओके, एंड सर्विंग एज अ बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज इन द प्रोमोटर। ठीक है, प्रोमोटर को आरएनए पॉलीमरेज क्या करा लेता है, बाइंड करा लेता है। अब यहाँ पे समझो जैसे कि ये वाली सीक्वेंस क्या है, ये है प्रोमोटर है। ठीक है, प्रोमोटर, यहाँ पे क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज, ये है आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आके इस साइड पे क्या हो जाएगा, बाइंड। बाइंड होने का मतलब है ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके यहाँ पे आ गया है और इसने इनिशिएशन कर दिया है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है वो आगे इनिशिएट हो गया है। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए। इट इज द स्मॉल क्लोवर शेप्ड आरएनए विच रीड्स द जेनेटिक कोड दैट इज लोकेटेड ऑन द एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर देखो, एमआरएनए की होती है ये, एमआरएनए के ऊपर क्या होते हैं, कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं और टीआरएनए क्या करता है, इनको रीड करता है। ठीक है, जेनेटिक कोड को रीड करेगा और क्या करेगा, इट कन्वेज पर्टिकुलर अमाइनो एसिड टू द एमआरएनए। टीआरएनए क्या करेगा, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड लाके यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे लाके रख देगा। ठीक है, और उससे पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाएगी। ओके, राइबोसोम, while the proteins are translated, specific tRNA is present for the specific amino acid। specific amino acid होता है specific tRNAs के लिए। ठीक है, क्योंकि वो अपने हिसाब से चुन चुन के लेके आते हैं अमाइनो एसिड्स को। ओके, तो उनके लिए स्पेसिफिक होते हैं। अब देखो क्या है, एक्सॉन्स क्या होते हैं। एक्सॉन्स इन यूकैरियोट्स, These are the coding sequences of DNA। DNA की coding sequences होती हैं, उनको exons बोला जाता है। ओके, which transcribe protein, जो कि प्रोटीन को ट्रांसक्राइब कराती हैं। In between the exons comprise of the long non coding section of DNA is known as introns। देखो क्या था, आपकी बुक में भी एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें क्या है, बीच बीच में यहाँ पे इंट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये क्या है, ये इंट्रॉन्स हैं जो कि कैसे होते हैं, नॉन एक्सप्रेस्ड होते हैं और ये प्रोटीन्स को ट्रांसक्राइब कराने में हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है इंट्रॉन्स। इनको इंटरप्टिव यूनिट्स भी बोला जाता है। ठीक है, इनको स्प्लाइसिंग करके इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है और सिर्फ एक्सॉन्स बचते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, Why is the Human Genome Project called a mega project? Human Genome Project को मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया? मेगा मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ठीक है, Human Genome Project called a mega project. It had goals to sequence the every base pair located in the human genome। भाई ह्यूमन जीनोम के अंदर जितने भी बेस पेयर प्रेजेंट हैं उनका गोल ये था कि सबको सीक्वेंस किया जाए। ठीक है, आप समझ लो अब कितने सारे बेस पेयर्स होते हैं और उन सबको सीक्वेंस करना, तो इसको मेगा प्रोजेक्ट इसीलिए बोला गया है। ठीक है, विच टुक अराउंड 13 years फॉर द कंप्लीशन एंड अकॉम्प्लिश्ड इन 2003। मतलब क्या है, ये 1990 में शुरू हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पे खत्म हुआ था, 13 years बाद खत्म हुआ था। मतलब क्या है, 2003 में। ठीक है, द लार्ज स्केल प्रोजेक्ट इंटेंटेड to develop the new technologies and produce the new information in the stream of genomic studies। क्या था,
जीनोमिक स्टडीज मतलब पूरा जीन, अब जो भी ह्यूमन जीनोम होता है उसकी पूरी स्टडी करना, ठीक है। आप ये वीडियो पहले की जाके देखें जब मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दे रही थी, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये वाला कंसेप्ट। मेगा प्रोजेक्ट बोला गया है क्योंकि एवरी सिंगल बेस पेयर को सीक्वेंस करना है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए बहुत सारी कंट्रीज ने अपना कंट्रीब्यूट किया था, जिसमें से मेजर थी यूएस की जो वेलकम ट्रस्ट था वो वहाँ का मेजर ट्रस्टी था, मतलब मेजर उसका पार्टनर था, ठीक है। और वहाँ पे चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और इसके लिए बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़, मतलब बहुत डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज़ रिक्वायर्ड थी, क्योंकि सीक्वेंसिंग करना कोई हंसी मजाक तो है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी, नई नई एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड मेंशन इट्स एप्लीकेशन। क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या होती है और उसके एप्लीकेशंस बताने हैं। देखो, द टेक्निक ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द वेरिएशंस इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर आइडेंटिफाई करना और एनालाइज करना वेरिएशंस को। मैंने आपको बताया था वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस, मतलब अगर एक इंडिविजुअल के अंदर कोई भी चेंजेस आए हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना और उनको एनालाइज करना, ठीक है, एट द डीएनए लेवल। ये किसका काम होगा, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम होगा, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है, टू आइडेंटिफाई द क्राइम सस्पेक्ट इन द फोरेंसिक साइंस। अगर कोई भी क्राइम हुआ है तो क्राइम सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से। ओके, सेकंड है इसमें हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग द फैमिली एंड द पैटर्निटी रिलेशनशिप्स। मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट होता है उनका किस हिसाब से जेनेटिक मटेरियल में होता है, ये सारी चीज़ें आप फैमिली मेम्बर्स की, पूरा फैमिली ट्री की चीज़ें देख सकते हो ये, ठीक है। तीसरा है इसके अंदर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड प्रिजर्विंग द कमर्शियल वेराइटीज ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड द क्रॉप्स। जो भी लाइफ स्टॉक और क्रॉप्स जिनको वेराइटीज बहुत अच्छी हैं, ठीक है, उनको आप प्रिजर्व कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से, ठीक है। यूजफुल टू डिस्कवर एंड नो मोर अबाउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन एंटाइटिटी। कोई भी एंटाइटिटी की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सारी चीजें देख सकते हैं आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखो, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग। ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट, बी इज द पॉलीमॉर्फिज्म, सी ट्रांसलेशन एंड डी इज द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इन चारों को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन से। तो अपने पास में फर्स्ट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, A is the transcription. It is the process to synthesize the RNA from the DNA template. ये आप सब लोगों को पता है, DNA से RNA बनना is the transcription. Okay, a section of DNA gets duplicated into mRNA in this process. ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है ना कि जो डीएनए होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है इनटू एमआरएनए, मतलब डीएनए से एमआरएनए बना, ठीक है। द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्रोमोटर रीजन ऑफ द टेम्पलेट डीएनए एंड एंड्स एट द टर्मिनेटर रीजन। प्रोमोटर रीजन होगा उससे इनिशिएशन होगी, टर्मिनेटर रीजन होगा उस पर स्टॉप लग जाएगा, मतलब वहां पे वो प्रोसेस बंद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से समझो इस चीज को, क्या है टर्मिनेटर रीजन पे क्या हो जाएगा, स्टॉप। अभी आगे मैं इसको अच्छे से बताने वाली हूँ, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ये भी आप लोग समझ लो। मैग्नीशियम 2+ रिक्वायरमेंट है इसके लिए, 4 टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, AMP एडोनिसिन मोनोफॉस्फेट, GMP, UMP, CMP, ठीक है, ये सब की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और क्या है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, और क्या DNA टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब देखो क्या है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करवाए, ठीक है। 3 चीजें हैं यहाँ पे, अच्छे से समझो इस बात को। अब प्रोमोटर रीजन, द स्ट्रक्चरल जीन्स एंड द टर्मिनेटर, ठीक है। जो प्रोमोटर होता है वो होती है बाइंडिंग साइट फॉर द RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज क्या करेगा, प्रोमोटर रीजन पे आके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो ये है RNA पॉलीमरेज,
आरएनए पॉलीमरेज ये क्या करेगा, ये आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है, और जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाएगा। ओके, द स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, जो ये वाला पार्ट है स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। और टर्मिनेटर क्या है, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, यहाँ पे ये प्रोसेस बंद हो जाता है, ठीक है। ये थी स्कीमेटिक स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब देखो इसके अंदर सिस्ट्रोन समझो पहले क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन समझने से पहले आपको सिस्ट्रोन्स पता होने चाहिए क्या होता है। अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है डीएनए का सेगमेंट, उसको सिस्ट्रोन बोला जाता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, वो डीएनए का सेगमेंट जो कोड करेगा पॉलीपेप्टाइड के लिए वो सिस्ट्रोन कहलाएगा, ठीक है। मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है। मोनोसिस्ट्रोनिक देखा जाता है यूकेरियोट्स के केस में, ठीक है। इसके अंदर कोडिंग सीक्वेंस होगी प्लस में इंट्रॉन्स होंगे, मतलब इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सपोज करो ये एक्सॉन्स हैं और ये क्या है, इंट्रॉन्स हैं। एक्सॉन्स इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स इंट्रॉन्स, ये होगा यूकेरियोटिक के केस में। और याद रखना मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन होती है। ओके, अब है पॉलीसिस्ट्रोनिक इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोटिक के केस में होती है और इसके अंदर इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, मतलब सीक्वेंस के अंदर क्या होगा, ओनली एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इंट्रॉन्स तो होंगे ही नहीं। ये होगा पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन और ये प्रोकैरियोट्स के केस में देखा जाता है। ओके, अब देखो क्या है, इसमें तीन चीजें होती हैं। जब भी ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो तीन स्टेप्स देखे जाते हैं, ठीक है। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है एनलोंगेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब आपको पता है कोई भी प्रोसेस का स्टार्ट होना, इनलोंगेट का मतलब क्या है, चलना उस प्रोसेस का, और टर्मिनेट होने का मतलब है वहां पे स्टॉप लग जाना, मतलब वो बंद हो जाना प्रोसेस। ओके, क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है एट द प्रोमोटर रीजन, ठीक है। यहाँ पे बाइंड हुआ और आरएनए पॉलीमरेज के साथ में क्या होगा, सिग्मा फैक्टर होगा, इसको बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर ये क्या करेगा, ये प्रोसेस को इनिशिएट कर देगा, ठीक है। याद रखना सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर बोला जाता है। ओके, यहाँ से प्रोसेस इनिशिएट कर दिया, उसके बाद में एनलोंगेशन चली, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज था यहाँ पे और उसके बाद में एनलोंगेशन चली, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या था, यहाँ पे देखो आरएनए पॉलीमरेज भी निकल चुका है और यहाँ पे ये जो टेम्पलेट्स थे ये भी बन गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आरएनए बन गया है, ठीक है, एमआरएनए फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब ये चीजें याद रखो आप लोग कि यहाँ पे रो फैक्टर चाहिए होता है, टर्मिनेशन में रो फैक्टर होता है जो कि प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। टर्मिनेशन में रो फैक्टर आएगा और सिग्मा फैक्टर आएगा इनिशिएशन में। ओके, अब देखो क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड व्हेन द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एट द प्रोमोटर रीजन। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड होता है प्रोमोटर रीजन पे तो जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स की अनवाइंडिंग होगी, मतलब वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। सिग्मा फैक्टर आएगा जिसको इनिशिएशन फैक्टर बोला जाता है, इनिशिएट करवाएगा द आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे एनलोंगेशन। इस स्टेप में क्या होगा, The RNA chain is synthesized in the 5' to 3' डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। 5' to 3' डायरेक्शन में जो चेन है वो सिंथेसाइज होगी, ठीक है। एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट are added. This is complementary to the base sequence in the DNA template. जो भी टेम्पलेट डीएनए होगा उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस अटैच हो जाएंगे, ठीक है। जो एक्टिवेटेड अपने पास में राइबोन्यूक्लियोसाइड्स थे, जो कि देखो पहले क्या था, पहले था AMP, ठीक है, पहले मोनोफॉस्फेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसके बाद में जब एक्टिवेशन हो जाता है राइबोन्यूक्लियोसाइड्स का, उसके बाद में वो ट्राइफॉस्फेट बन जाते हैं। AMP से क्या बना, ATP, एडोनेसिन मोनोफॉस्फेट से एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया, ठीक है। तो ऐसे करके ATP, GTP, UTP, CTP बन गए हैं, ऐड हो गए हैं और कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेस सीक्वेंस यहाँ पे ये चेन बनती चली गई, ठीक है। अब टर्मिनेशन क्या होगा,
टर्मिनेशन फैक्टर जिसको रो फैक्टर बोला जाता है, जो कि बाइंड होता है टू द आरएनए पॉलीमरेज एंड टर्मिनेट्स द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है। इन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के केस में द एमआरएनए रिक्वायर्स नो प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। ये देखो, प्रोकैरियोट्स के केस में कोई प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होती है, जबकि यूकैरियोट्स के केस में प्रोसेसिंग चाहिए होती है। अब ये प्रोसेसिंग क्या है, देखो यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, यूकैरियोट्स में यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस मतलब एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स, ठीक है, एक्सॉन्स और क्या होते हैं, इंट्रॉन्स, दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी स्प्लाइसिंग करेंगे और इंट्रॉन्स को हटा देंगे, बाद में अपने पास में सिर्फ एक्सॉन्स बचेंगे, ठीक है। और ये एक्सॉन्स क्या है, स्प्लाइसिंग से जो इंट्रॉन्स निकले हैं, बाद में सिर्फ एक्सॉन्स ही बचे हैं, ये होगी प्रोसेसिंग, ये कहलाएगी प्रोसेसिंग। तो प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं होते, ना ही प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, उसमें बी पार्ट था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन। ये एक जेनेटिक वेरिएशन की फॉर्म होती है वेयर द डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैन बी प्रेजेंट। इसमें डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। जेनेटिक वेरिएशन से मतलब है जो भी चेंजेस आए हैं, ठीक है, एट द डिफरेंट साइट, मतलब अगर कोई सीक्वेंस में चेंजेस आए हैं वो पता चल जाते हैं, ठीक है। इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए देयर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस हेरिटेबल म्यूटेशन टू बी ऑब्जर्व्ड। देखो वेरिएशन कैसे आएंगे, वेरिएशन आएंगे म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन हुआ, सडन चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस हुआ, उसकी वजह से वेरिएशन आ जाएंगे, ठीक है। अब ये वेरिएशन कैसे होंगे, ये वेरिएशन दो टाइप के हो सकते हैं, सोमैटिक वेरिएशन, या फिर आप बोल सकते हो कि सोमैटिक म्यूटेशन, और क्या होगा दूसरा, जर्म सेल म्यूटेशन। कि आगे जो हेरिटेबल म्यूटेशंस होंगे, मतलब आगे वाली प्रोजेनिस में कौन कौन से चेंजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, विच एमर्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, आइदर जर्म सेल और सोमैटिक सेल, ठीक है। मैंने बताया ना अभी, जर्म सेल या सोमैटिक सेल दो टाइप के हो सकते हैं। द जर्म सेल म्यूटेशन कैन बी पास्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। अब देखो, जो जर्म सेल वाले होंगे, मतलब जो रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड होंगे, वो क्या होंगे, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर वो चले जाएंगे, ठीक है, विच लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द डिफरेंट म्यूटेशंस इन अ पॉपुलेशन। अब ये क्या कराएंगे, पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। दिस हैज अ क्रूशियल रोल टू प्ले इन द इवोल्यूशन एंड द स्पेसिएशन प्रोसेस। ये क्या है, इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन का मतलब है ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। म्यूटेशन, अब देखो बहुत अच्छे से इस बात को समझो, पॉलीमॉर्फिज्म को थोड़ा सा अच्छे से समझो। जहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म नाम आया, मतलब क्या है, म्यूटेशन से लिंक है। म्यूटेशन क्या है, जर्म सेल, सोमैटिक सेल, ठीक है। जो जर्म सेल वाले होंगे वो बहुत काम के होंगे, क्योंकि वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही ट्रांसफर होते रहे तो क्या होगा, ये जो म्यूटेशंस है ये एक्यूमुलेशंस हो जाएंगी, इनकी जो भी चेंजेस आए हैं वो एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे एक पॉपुलेशन के अंदर। तो ऐसे करके ये इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। नेक्स्ट अपने पास में ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, सी पार्ट है ये, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस इन विच अमीनो एसिड आर पॉलीमराइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। अमाइनो एसिड्स को लेके आया जाता है, टीआरएनए इसका काम करता है लाने का, ये मैंने आप लोगों को बताया था, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होती है, ओके। देखो इसमें क्या क्या, इसके लिए क्या क्या जरूरत होगी ट्रांसलेशन करवाने के लिए, अमाइनो एसाइल टीआरएन सिंथेटेज, ये एक एंजाइम है, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा होगा टीआरएनए जो कि लेके आएगा डिजायर्ड अमाइनो एसिड को, ठीक है। उसके बाद में एमआरएनए की जरूरत होगी, अमाइनो एसिड्स की और राइबोसोम्स की, इन सब की रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसलेशन करवाने के लिए, ठीक है। अब देखो एक एक करके समझो, राइबोसोम का देखो क्या है। राइबोसोम आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोला गया है, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, राइबोसोम पे, ओके। बिकॉज द प्रोटीन सिंथेसिस अकर ओवर राइबोसोम, ओके। इसमें दो यूनिट्स होती हैं, एक लार्जर होगी और एक स्मॉलर होगी। और क्या है, ये दोनों यूनिट्स अगर एक साथ आ जाएंगी, जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो लार्जर यूनिट स्मॉलर यूनिट पास पास आ जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं, इनको, इस फिनोमिना को बोला जाता है एसोसिएशन,
ठीक है। इस फिनोमिना को बोला जाता है एसोसिएशन होना, एसोसिएट हो जाना, पास पास आ जाना। और इसके लिए क्या होगा, कोफैक्टर Mg2+ की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, उनको पास पास लाने के लिए। अब अगर ये क्या है, दूर दूर हो जाएंगे, अगर ये यूनिट्स दूर दूर हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे डिसोसिएशन, मतलब ये दूर दूर हो गई है, डिसोसिएट हो गई है, ठीक है। देखो क्या है इसके बाद में, अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड। भाई अमाइनो एसिड से मिलके बनता है प्रोटीन, ठीक है। और कितने टाइप के होते हैं, 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट द बिल्डिंग ब्लॉक्स और द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। और यही कहलाएंगे बिल्डिंग ब्लॉक या फिर मोनोमर प्रोटीन की, क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलके बनता है प्रोटीन की चेन, ठीक है। mRNA क्या है, मैसेंजर आरएनए विच ब्रिंग्स द कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए। डीएनए से कोडेड इंफॉर्मेशन ब्रिंग करेगा mRNA विच टेक्स पार्ट इन द ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में ये हेल्प कराएगा, ठीक है। और ये ट्रांसलेशन का एक हिस्सा अपने आप को समझेगा, ठीक है। बाय ब्रिंगिंग द अमीनो एसिड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स को लेके आ रहे हैं ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। अब देखो क्या है टीआरएनए, दे आर द ट्रांसफर और द सोल्यूबल आरएनएज, इनको सोल्यूबल आरएनएज भी बोला जाता है, विच पिक अप द पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एट द सीसीए और द 3' एंड, मतलब सीसीए क्या है यहाँ पे, टेलिंग रीजन पे, ठीक है, सीसीए। द प्रोसेस इज कॉल्ड द चार्जिंग। A tRNA can pick up only a specific amino acid through an amino acid, मतलब इस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कैरी करेगा, इसको ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है या फिर इसको सोल्यूबल आरएनए भी बोला जाता है, ओके। आप देखो क्या है नेक्स्ट, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये एक एंजाइम होता है दैट हेल्प्स इन कंबाइनिंग द अमाइनो एसिड टू इट्स पर्टिकुलर टीआरएनए। टीआरएनए के साथ में पर्टिकुलर अमाइनो एसिड आए, उसमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें एंजाइम की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। द एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड, इट इज कॉल्ड ए एक्टिवेटिंग एंजाइम, अमाइनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम इनको बोला जाता है। और ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कंबाइन करवाता है टू द पर्टिकुलर टीआरएनए, ओके। देखो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, अब 3 चीजें चलती हैं, फिर से वही, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड द टर्मिनेशन। क्या है, मैकेनिज्म ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया है, उसमें क्या है, इट इज कैरिड आउट बाय द एक्टिवेटिंग एंजाइम। एक्टिवेटिंग एंजाइम कौन सा था, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा अमाइनो एसिड्स को, ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्टेप है चार्जिंग और द अमाइनो एसाइलेशन ऑफ द टीआरएनए। अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनेगा और द टीआरएनए कॉम्प्लेक्स विद द अमाइनो एसिड, समटाइम्स उसको क्या बोला जाएगा, चार्ज्ड टीआरएनए। क्या होगा, अमाइनो एसाइल जो टीआरएनए है ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा अमाइनो एसिड के साथ में, ठीक है। अमाइनो एसिड और जो एंजाइम था दोनों मिले कॉम्प्लेक्स बनाया, उसको चार्ज्ड टीआरएनए भी बोला जाता है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ठीक है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ओके। इसमें देखो क्या है, ये कोडॉन्स है, ये एमआरएनए है, राइबोसोम आपको पता है लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट, पॉलीपेप्टाइड की यहाँ पे ये चेन बन गई है, ठीक है। अब ये यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की चेन को यहाँ पे ये सेपरेट हो जाएगी और ये क्या है, पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करेगी, ओके। देखो इनिशिएशन प्रोसेस में क्या है, इट रिक्वायर्स द फैक्टर कॉल्ड द इनिशिएशन फैक्टर। भाई कोई भी प्रोसेस को चलाने के लिए इनिशिएशन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, है ना, पड़ेगी ना इनिशिएट करने के लिए। तो प्रोकैरियोट्स के केस में और यूकैरियोट्स के केस में ये अलग अलग होते हैं, इनको थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग। प्रोकैरियोट्स के केस में 3 फैक्टर्स होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 एंड 3, ठीक है। यूकैरियोट्स के केस में ये 9 होते हैं। यूकैरियोट्स इनिशिएशन फैक्टर क्या है, 1, 2, 3, 4, 4 में भी क्या है, 4 के 3 पार्ट्स हैं, बी सी डी, ओके। और 5 एंड 6, ये टोटल कितने हो गए, 9 हो गए हैं यूकैरियोट्स के केस में। द राइबोसोम बाइंड टू द एमआरएनए, एमआरएनए से बाइंड होता है राइबोसोम एट द स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन क्या है, एयूजी, एयूजी जहाँ पे लगेगा वहाँ पे वो बाइंड हो जाएगा आके, एंड रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटेड टीआरएनए। और इनिशिएटेड टीआरएनए जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि भाई तेरे को आगे प्रोसेस करनी है ट्रांसलेशन की, ओके। एलोंगेशन में क्या होता है,
complexes composed of an amino acid linked to tRNA bind to the appropriate codon in the mRNA by forming कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। मैं इतना कुछ भूल गई हूँ, इसका मतलब क्या है, अमाइनो एसिड्स लिंक होते हैं टीआरएनए से, ठीक है, और ये आगे अटैच हो जाते हैं एमआरएनए पे, और ये क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। इनके साथ में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ये फॉर्म करेंगे टीआरएनए के साथ में, ठीक है, और ऐसे करके एक चेन बन जाएगी, ठीक है, और ये चेन क्या कहलाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें ये बोला गया है, ठीक है, द राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग टू द एमआरएनए, अमाइनो एसिड्स आर एडेड, अमाइनो एसिड्स ऐड होते चले जाएंगे। ये नीचे कोडोन्स प्रेजेंट हैं और ये क्या है, एमआरएनए है, ठीक है, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड, और ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड में ट्रांसलेट हो जाएंगे, विच इज डिक्टेटेड बाय द डीआरएनए बाय द डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय द एमआरएनए। एमआरएनए पे रिप्रेजेंट होते हैं, नीचे क्या है, एमआरएनए, और क्या है, डिक्टेट कौन कर रहा है इसको, डीएनए। ओके, टर्मिनेशन में क्या होता है, रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन उस पे आके जो फैक्टर होगा, कौन सा, टर्मिनेशन फैक्टर, जिसको रिलीज फैक्टर बोला जाता है, आके बाइंड हुआ और प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, ठीक है। ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो रिलीज हो गई है अब। ओके, देखो क्या है, इससे आप लोग अच्छे से समझो, इनिशिएशन प्रोसेस में क्या हुआ, अमाइनो एसिड्स बाइंड होंगे AUG पे, ये क्या है, स्टार्ट कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन, ठीक है, स्टार्ट कोडॉन AUG पे आके बाइंड हुए और पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कैरी कर रहा है टीआरएनए, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये क्या है, दूसरा एनलोंगेशन चलेगा, अमाइनो एसिड्स आर बॉट टू द एमआरएनए बाय द टीआरएनए, टीआरएनए क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स को यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है, आर एडेड, ये रेड कलर के आप देख रहे हो ना, ये अमाइनो एसिड्स को लेके आ रहे हैं, और ये क्या है, एमआरएनए है, ठीक है। और टर्मिनेशन में क्या हो जाएगा, रिलीज फैक्टर, यहाँ पे जो ये ब्लैक ब्लैक है ये है रिलीज फैक्टर, ये रिलीज होगा कहाँ पे, स्टॉप कोडॉन, UAG इज व्हाट, स्टॉप कोडॉन, ठीक है, और रिलीज कर देगा कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड की चेन को। अब जो ये चेन आप देख रहे थे यहाँ पे, ये कंप्लीट चेन यहाँ पे रिलीज हो गई है, ठीक है, ये होगा टर्मिनेशन में। ओके, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया गाइज। अब लास्ट है अपने पास में डी पार्ट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो का मतलब क्या है, लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ना, और इन्फॉर्मेटिक्स से मतलब है इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल एंड द कंप्यूटेशनल मैथडोलॉजीज, मतलब क्या है, इसके अंदर कंप्यूटर का यूज़ किया गया है, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया गया है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंक्लूड क्रिएटिंग द बायोलॉजिकल डाटाबेस, बायोलॉजिकल डाटाबेस को क्रिएट किया गया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से, ठीक है, विच स्टोर द ह्यूज डाटा ऑफ द बायोलॉजी, और इसके अंदर क्या होता है, ह्यूज डाटा स्टोर करते हैं ये बायोलॉजी का। ओके, इट कम्स अप विद द फ्यू टूल्स फॉर एफिशिएंट एंड द इजी एक्सेस टू डाटा विच कैन बी यूज्ड, इसके अंदर एफिशिएंट टूल्स होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, इनको एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस, प्रोटीन्स और उनके फंक्शंस क्या हैं उनको प्रिडिक्ट करने के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से आप लोग ये बात समझ चुके हो कि इसके अंदर कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, ये सब का ये कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर डेटाबेस को स्टोर किया जाता है, इसके टूल्स बहुत एफिशिएंट होते हैं और इजी होते हैं यूज़ करने के लिए। इसको प्रोटीन के फंक्शंस और प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने में इनका यूज़ लिया जा सकता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम लोग करेंगे वीडियो, अपनी नेक्स्ट होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ओके, अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। कल मिलते हैं, बाय।